हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। कोविड-19 से लड़ने के लिए देश भर में परीक्षण के लिए पर्याप्त प्रयोगशालाएं तैयार की गई हैं। देश भर में कोविड-19 के अब तक 606 मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि अब तक उपचार के बाद 42 वायरस रोगियों को अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है। कोरोना वायरस से देश भर में अब तक 10 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल के सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 128 मामले जबकि केरल में 109 मामले दर्ज किए गए हैं। कोविड-19 पर जीओएम की बैठक दिल्ली के निर्माण भवन में हुई। बैठक के कोविड-19 पर अब तक उठाए गए कदमों की समीक्षा हुई और आगे की चुनौतियों पर चर्चा हुई। बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। सभी लोग 1 मीटर की दूरी पर बैठे। जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस है तो उनको क्लोज करने का आदेश दिया गया है। कुछ एक्सेप्शंस की गई हैं जो है कि मिनिमम जो भी एक्सेप्शन है ये भी मिनिमम स्टाफ के साथ ऑपरेट करें। और उन एक्सेप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें डिफेंस, सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेज, ट्रेजरी, पब्लिक यूटिलिटीज़, डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर जनरेशन, पोस्ट ऑफिसेज, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और अर्ली वार्निंग एजेंसीज को एग्जम्पशन दी गई है। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज में भी सब ऑर्गेनाइजेशन को क्लोज करते हुए लेकिन कुछ एक्सेप्शन दी गई हैं, जैसे कि पुलिस, सिविल डिफेंस, इमरजेंसी सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड प्रिजन्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेजरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सैनिटेशन, म्यूनिसिपल बॉडीज और जो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं उनको एग्जम्पशन दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जितनी भी इसेंशियल सर्विसेज हैं वो सब भी इस समय पर अवेलेबल रहेंगी, खुली रहेंगी, जिसमें कि हमारे हॉस्पिटल, मेडिकल शॉप्स, हमारी फैक्ट्रीज जो कि दवाइयाँ बनाती हैं, वैक्सीन्स बनाती हैं, सैनिटाइजर्स, मास्क या कोई भी मेडिकल डिवाइसेस बनाती हैं, वो सारी फैक्ट्री भी खुली रहेंगी। साथ ही स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से कहा गया है कि जो भी ई-कॉमर्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उनको और प्रमोट किया जाए कि जिसके तहत कि इसेंशियल जो गुड्स हैं हमारे, जैसे कि फूड, मेडिकल इक्विपमेंट, फार्मास्यूटिकल, वो सब ई-कॉमर्स के थ्रू एट होम डिलीवरी हम प्रोवाइड करा सकें और मिनिमम मूवमेंट ऑफ पीपल जो हम इंश्योर कर सकें। इसमें यह भी कहा गया था कि जो भी इन कंटेनमेंट मेजर्स को पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर सेक्शन 51 से 60 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आज ही इस संदर्भ में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लेवल पर भी एक डिटेल मीटिंग हुई थी। सारे माननीय मंत्रियों ने इसके ऊपर कोविड-19 की प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर समीक्षा करते हुए ये कहा है कि जितने भी आदेश जारी किए गए हैं उनको पूर्णतः अमल किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग एज ए पॉलिसी मेजर, क्योंकि हमें इस बीमारी का ट्रांसमिशन रोकना है, उसके तहत जो भी कार्रवाई की जाए उसके ऊपर हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में 100% पूर्णतः अमल हो, उसके लिए उन्होंने आदेश जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कई लोगों को जिनको जो विदेशों से आए हैं पिछले कुछ दिनों में और वो लोग होम क्वारंटाइन सजेस्ट किए गए हैं, तो सब लोगों को बचाने के लिए ज़रूरी है कि वो जो होम क्वारंटाइन की गाइडलाइंस का पूर्णतः पालन करें। और ऐसे में अगर हमें पाया गया कि अगर वो उन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हमारे कुछ मित्रों ने इससे पहले भी कहा था कि कुछ लोग होम क्वारंटाइन की गाइडलाइन देते हुए भी इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो इन्फेक्शियस डिजीज़ का रिस्क बढ़ाते हैं, तो उसके लिए भी उनके ऊपर अंडर द एक्ट कठिन से कठिन चर्या की जाएगी। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है। साथ ही आपको सबको विदित है कि इससे पहले भी हम लोगों ने अपना मेडिकल टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ाते रहे हैं। अब तक हमारी 118 सरकारी लैब्स हैं जहां पर कि हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और इसके तहत हम आज देश में करीब 12,000 सैंपल्स प्रतिदिन करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही एडिक्वेट जोग्राफिकल अवेलेबिलिटी के लिए हमने प्राइवेट लैब्स को, जो कि NABL एक्रेडिटेड लैब्स हैं, उनको भी हमने कवर किया है। अब तक 29 लैब चेन्स को इसकी परमिशन दी जा चुकी है
और उन लैब चेन के अंडर में अभी अप्रॉक्सीमेटली 16,000 कलेक्शन सेंटर्स हैं, तो जिसके द्वारा भी जो हम कलेक्शन कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। यहाँ यह मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो भी ये लैब्स हैं, इनको ICMR की जो गाइडलाइंस हैं और जो सैंपल कलेक्शंस के जो नॉर्म्स हैं कि किस किस आदमी का सैंपल कलेक्ट होना चाहिए, किस किस आदमी की टेस्टिंग होनी चाहिए, ये सारे नॉर्म्स इन लैब्स को फॉलो करने हैं। साथ ही इससे पहले भी आपको बताया गया है कि एक दवाई जो है हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्वीन, वह दवाई हमने 2 पर्टिकुलर केसेस के लिए ही अलाउ की है, जो कि प्रोफाइलैक्सिस के रूप में काम करेगी, जो केवल दी जा सकती है हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि सस्पेक्टेड या कंफर्म केसेस से डील कर रहे हैं, या उन कंफर्म केसेस में जिनमें कि जो उनके फर्स्ट कांटेक्ट है उनको दी जा सकती है। यहाँ मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जो ये परमिशन दी गई है, प्लीज़ इसको इन लोगों के अलावा इस दवाई को कोई ना लें। ये डायरेक्शन बड़ी टेक्निकली डिफाइंड डायरेक्शन है, इसका पूर्णतः अमल हो। कोरोना वायरस से बचने के लिए हर किसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। मास्क तभी पहने जब आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हों, अगर आप कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों और अगर आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और कोविड-19 मरीजों की देखभाल कर रहे हों। अब बात इसके नियम की। मास्क की प्लीट को खोलें, ध्यान दें कि वो खोलते समय नीचे की तरफ खुले। मास्क अपनी नाक, मुंह और ठोड़ी के ऊपर लगाएं और सुनिश्चित करें कि मास्क के दोनों ओर कोई गैप ना छूटा हो। मास्क को पहनने के बाद उसे छुएं नहीं और मास्क को गर्दन पर लटकता ना छोड़ें। गीला होने पर या हर 6 घंटों में मास्क को बदल दें। डिस्पोजेबल मास्क को दोबारा इस्तेमाल ना करें। डिस्पोजेबल मास्क को प्रयोग करने के बाद कूड़ेदान में डालें। मास्क को उतारते समय उसकी बाहरी गंदगी को ना छुएं और मास्क को हटाने के बाद हाथ साबुन या अल्कोहल आधारित हैंड रब से धोएं। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि इस वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए और किस प्रकार स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। कोरोना वायरस के खिलाफ भले ही दवा नहीं है, लेकिन समय रहते इसके लक्षणों का पता चल जाए तो इलाज संभव है। प्रधानमंत्री ने इस हमले में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। प्रधानमंत्री ने बताया कि कोरोना से जुड़ी सही और सटीक जानकारी के लिए सरकार ने व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक हेल्प डेस्क भी बनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कहीं आपको डॉक्टर, नर्स या मेडिकल स्टाफ के साथ कोई बुरा बर्ताव होता दिख रहा है तो आप वहां जाकर लोगों को समझाएं। आज काबुल में गुरुद्वारों में हुए आतंकी हमले से मन काफी दुखी है। मैं इस हमले में मारे गए सभी लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, आज नववर्ष का पहला दिन है। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व का पहला दिन है। आप सभी पूजा अर्चना में व्यस्त होंगे। इसके बीच आपने इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, आप जानते हैं नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री स्नेह, करुणा और ममता का स्वरूप है। उन्हें प्रकृति की देवी भी कहा जाता है। आज देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है उसमें हम सभी को मां शैलसुते के आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। मेरी मां शैलपुत्री से प्रार्थना है, कामना है
कोरोना महामारी के विरुद्ध जो युद्ध देश ने छेड़ा है, उसमें हिंदुस्तान को 130 करोड़ देशवासियों को विजय प्राप्त हो। काशी का सांसद होने के नाते मुझे ऐसे समय आपके बीच होना चाहिए था, लेकिन आप यहां दिल्ली में जो गतिविधियां हो रही हैं उससे भी परिचित हैं। यहां की व्यस्तता के बावजूद मैं वाराणसी के बारे में निरंतर अपने साथियों से अपडेट ले रहा हूं। साथियों, याद कीजिए, महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया था। आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण महारथी थे, सारथी थे। आज 130 करोड़ महारथियों के बलबूते पर हमें कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतना है। इसमें काशी वासियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। काशी के बारे में कहा गया है, मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अदहानी कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से ही कसन। अर्थात ये ज्ञान की खान है, पाप और संकट का नाश करने वाली है। संकट की इस घड़ी में काशी सबका मार्गदर्शन कर सकती है, सबके लिए उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है। काशी का अनुभव शाश्वत, सनातन, समयातीत है और इसलिए आज लॉकडाउन की परिस्थिति में काशी देश को सिखा सकती है संयम, समन्वय और संवेदनशीलता। काशी देश को सिखा सकती है सहयोग, शांति, सहनशीलता। काशी देश को सिखा सकती है साधना, सेवा, समाधान। साथियों, काशी का तो अर्थ ही है शिव। शिव यानी कल्याण। शिव की नगरी में, महाकाल महादेव की नगरी में संकट से जूझने का, सबको मार्ग दिखाने का सामर्थ्य नहीं होगा तो फिर किसमें होगा? साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए देश भर में व्यापक तैयारी की जा रही है, लेकिन हम सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग, घरों में बंद रहना इस समय एकमात्र उपाय है, बेहतर उपाय है। मुझे एहसास है कि आप सभी के बहुत सारे प्रश्न होंगे, कुछ चिंताएं भी होगी और मेरे लिए कुछ सुझाव भी होंगे। तो आइए हम अपने संवाद की शुरुआत करते हैं। आप अपना सवाल पूछेंगे, मैं जरूर अपनी बात बताने का प्रयास करूंगा।
राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 5 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इन नए मामलों के सामने आने के बाद दिल्ली में अब तक इस खतरनाक वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। कोरोना के सामने आए 5 मामलों में से एक के हाल ही में विदेश यात्रा की जानकारी मिली है। अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि जो भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं और अपने स्थानीय किराने की दुकानों में खरीदारी के लिए जाते हैं तो उन्हें कर्फ्यू पास की ज़रूरत नहीं होगी। और जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैल रहा है उसको देखते हुए लॉकडाउन का ये निर्णय बहुत ज़रूरी था। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते और अगर ये महामारी बहुत बुरी तरह से पूरे देश में फैल जाती तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पूरे देश में हो सकती थी। अभी भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश भर में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उनको रोकने की ज़रूरत है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5 नए केस आए हैं, जिसमें से एक केस फॉरेन से आए हुए व्यक्ति का है और बाकी 4 केसेस जो हैं वो उन्हीं के आसपास के परिवार के लोगों के संक्रमित हैं। तो टोटल दिल्ली में अब 35 केस हो गए हैं। अब इसको किसी भी तरह से अपने को बढ़ने नहीं देना, ये बहुत ज़रूरी है। इस लॉकडाउन में एक तरफ तो अपने को घर में रहना है और दूसरी तरफ सरकार की जिम्मेदारी है कि हम आपको जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आपको मुहैया आसानी से होती रहें, उसमें आपको कोई तकलीफ़ ना आए, किसी तरह की तकलीफ़ ना आए। तो एक तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के फिर से विनती कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया है, ये सब लोग इसका अच्छे से पालन करें, घर से कोई बाहर ना निकले। जब तक बहुत ज़्यादा केवल सब्जी खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए, केवल इस चीज़ के लिए अपने पड़ोस के अंदर जो भी दुकान है वहाँ तक अगर जाना हो तो जाएं, अदरवाइज़ घर से बाहर कोई ना निकले। अब एसेंशियल सर्विसेज को चलते रहने के लिए उनको हमने पास देने का अरेंजमेंट किया है। वो पास कैसे ले सकते हैं, सुबह मैंने इसके बारे में सारा तरकीब से बताया था, मैं एक बारी फिर से बता देता हूँ। जो सरकारी सेवाएं हैं, बिजली है, पानी है, इस तरह की जो सरकारी सेवाएं हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के पास अपने अपने आइडेंटिटी कार्ड होंगे। सरकारी दफ्तरों में ऐसे लोग, जब कई ठेके पे काम करने वाले मजदूर हैं, कई कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं जिनके पास सरकारी आईडी नहीं है, उनके बारे में मैं बताता हूँ अभी। तो जिनके पास सरकारी आईडी हैं वो अपना आईडी दिखाएंगे, रास्ते में कहीं भी अगर पुलिस मांगती है उनको अलाउ कर दिया जाएगा। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके पास अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आईडी होंगे, वो भी चलेंगे। जो मीडिया वाले हैं उनके पास अपने मीडिया के आईडी होंगे, वो भी चलेंगे। जिन लोगों के पास अपने आईडी नहीं है, चाहे वो सरकारी विभाग में काम करते हों, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हों, चाहे वो दूसरे प्राइवेट, जैसे दूध देने का काम करता है, सब्जी बेचने का काम करता है, मंडी में सब्जी लाने का काम करता है, किसान है जो मंडी के अंदर सब्जी ले जाने का काम करता है, दवाइयों की दुकान वाला है, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो 5 किस्म की मोटे मोटे तौर पे एसेंशियल सर्विसेज निकल के आती हैं। दूध, सब्जी, राशन की दुकान इन द सेंस जो किराने की दुकान अपने इलाके में होती है, किराने की दुकान, रोज़मर्रा की ज़रूरतों की जैसे साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये, और दवाइयों का सामान। इन 5 चीज़ों से संबंधित दुकानें या ट्रांसपोर्ट करने का सारी व्यवस्था, या मैन्युफैक्चर करने की व्यवस्था, या उनको स्टोर करने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें एसेंशियल सर्विसेज में आएंगी। और ये सारी एसेंशियल सर्विसेज हम लोग चाहते हैं कि ये अच्छे से चलती रहें। तो इसके लिए इन सारे लोगों को पास की ज़रूरत है। जो लोग भी इन सारी एसेंशियल सर्विसेज के मैन्युफैक्चर में लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन में लगे हुए हैं, स्टोरेज में लगे हुए हैं, वेयर हाउसेज में लगे हुए हैं और दुकानों में लगे हुए हैं, उन सब लोगों के लिए हम पासेस देंगे। तो जिन के पास आईडी हैं वो आईडी इस्तेमाल करें, जिनके पास आईडी नहीं है उनको हम ई पास देने की व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, नंबर है 1031।
1031 पे आप फ़ोन करके, आपको बता दिया जाएगा, फ़ोन करके बताएंगे कि आप क्या सर्विस देते हैं और आपको बता दिया जाएगा कि आपको ई पास कैसे मिलेगा। हम कोशिश करेंगे, मुझे पता है कि जैसे मैंने अभी ये नंबर अनाउंस किया इस पर बहुत सारे कॉल आने लगेंगे, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपको ई पास मुहैया कराने की, ताकि आप अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। मेरी आपसे विनती है, 1031 जनरल हेल्पलाइन नंबर नहीं है, इस पे जनरल फ़ोन कॉल मत करिएगा, नहीं तो ये नंबर, इतने फ़ोन कॉल अगर आने लगे तो ये नंबर ही जैम हो जाएगा। केवल वो एसेंशियल सर्विस वाले लोग जो एसेंशियल सर्विस दूध देने का काम करता है, सब्जी देने का काम करता है, किराने की दुकान का काम करता है, रोज़मर्रा की ज़रूरतों का, दवाइयों का, मास्क का, इन सब चीज़ों का जो काम करते हैं, केवल वही लोग अपना पास लेने के लिए इसके ऊपर फ़ोन करें 1031 के ऊपर। बाकी लोग अभी फ़ोन ना करें, मेरी आप सब लोगों से विनती है, ताकि सबको जल्दी से जल्दी हम। दूसरा एक बहुत ज़रूरी है कि जो लोग, ये तो था एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वालों के लिए, जो आम जनता है जिसे सामान खरीदना है, दूध खरीदना है, सब्जी खरीदनी है, किराने का सामान खरीदना है, उन लोगों को पास की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आसपास अपनी कॉलोनी के अंदर जो भी किराने की दुकान है, अपने घर से उतर के किराने की दुकान तक जाने के लिए आपको किसी पास की ज़रूरत नहीं है, वो आपको अलाउ किया जाएगा। तो अगर आपको कोई भी छोटी मोटी चीज़ खरीदनी है, आप पैदल अगर अपने घर से बाहर निकल के अपनी आसपास की दुकान पे जाके सब्जी खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं, किराने की दुकान पे जाते हैं, दवाई खरीदते हैं, आपको कोई मना नहीं करेगा, आप पैदल अपने वहाँ पे जाके ये कर सकते हैं। एक कल मैंने पढ़ा था, जगह जगह और सुनने में आया था कि कुछ डॉक्टर्स को और नर्सेज को कुछ इलाके के अंदर उनके मकान मालिक उनको घर से निकालने की धमकी दे रहे हैं। उनका मकान मालिकों का कहना है कि ये डॉक्टर्स और नर्सेज 24 घंटे कोरोना के मरीज़ों के बीच रहते हैं, तो इसलिए इनको कोरोना हो गया होगा, और अगर ये यहाँ रहेंगे तो मकान मालिक को भी कोरोना हो जाएगा, इसलिए उनको निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये गलत है। उन मकान मालिकों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कल को खुदा ना करे, भगवान ना करे, आपके घर में किसी को, आपके बच्चे को कोरोना हो गया, तो ये डॉक्टर और नर्स ही काम आएंगे और कोई नहीं काम आएगा। तो इसीलिए ये ऐसा मत कीजिए। ये डॉक्टर और नर्स हमारे लिए भगवान का काम कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी बचा रहे हैं। आप सभी मकान मालिकों से निवेदन है कि हमें इनको सलाम करना चाहिए, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, सारे देश को शुक्रिया अदा करना चाहिए इन लोगों का, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर ये लोग इन्फेक्ट हुए तो हम लोग इनकी सेवा करेंगे, हम लोग इनको ठीक करेंगे। और अगर कोई मकान मालिक फिर भी नहीं माना तो हमने ऑर्डर्स कर दिए हैं, दिल्ली सरकार ने ऑर्डर्स कर दिए हैं, दिल्ली पुलिस इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमने कई जगह पे गरीबों के खाने की व्यवस्था की है। वैसे तो हम राशन के ज़रिए हर 72 लाख लोगों को, हर व्यक्ति को 7.5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। हम 8.5 लाख परिवारों को 5-5 हज़ार पेंशन दे रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके दायरे से फिर भी बाहर रह जाएंगे। ऐसे होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोग होंगे जिनको पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसे लोग होंगे जिनको बिल्कुल खाने की भुखमरी के कगार पे हैं। हम नहीं चाहते कि एक तरफ कोरोना से तो बच जाएं और भुखमरी का शिकार हो जाएं। तो हम लोगों ने कई जगह दिल्ली के अंदर उनके लिए लंच और डिनर का इंतज़ाम किया हुआ है, उनको हम खाना खिलाते हैं। लेकिन अब लोगों की संख्या बढ़ रही है जो खाना खाने वालों की, तो आप चिंता मत कीजिए, मैंने ऑर्डर दे दिए हैं और ऐसे स्थानों की संख्या बढ़ाई जा रही है पूरी दिल्ली के अंदर। अब कई स्थानों के ऊपर हम खाने का इंतजाम करेंगे। वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का मुझे बताया गया कि अच्छे से पालन किया जा रहा है। लाइनों में जो लोग खड़े होकर खाना ले रहे हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी हम फॉलो कर रहे हैं और इनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन सरकार जितना मर्जी कुछ कर ले, सरकार तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक समाज और देश साथ नहीं देता। मेरी आप सब लोगों से फिर से विनती है, ये बहुत पुण्य का काम है, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अपने इलाके की जिम्मेदारी लीजिए। आप जिम्मेदारी लीजिए कि मैं अपनी कॉलोनी के अंदर
पड़ोस की झुग्गी बस्ती के अंदर, पड़ोस की कच्ची कॉलोनी के अंदर, मैं इस इलाके की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, यहाँ किसी को भूखे नहीं सोने दूंगा। और आप इंश्योर कीजिए कि सब लोगों को खाना मिले। जिन जिन लोगों को भगवान ने ज़िंदगी में कुछ दिया है वो सब लोग ये जिम्मेदारी लें कि भगवान ने हमें दूसरों के काम आने के लिए सब कुछ दिया है। ये पुण्य का काम है और यही सच्ची देशभक्ति है। लॉकडाउन के बीच भी लोगों द्वारा आवागमन नहीं रोका गया तो शहर के अंदर पुलिस ने तमाम चौराहों पर, प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी। इसके बाद लोगों से आने जाने का कारण पूछा और सख्ती के साथ लौटाया गया। फिरोजाबाद एसएसपी सचिंद्र पटेल ने जिले की पुलिस को लॉकडाउन का सख्ती के साथ पालन करने के आदेश दिए हैं। इसे लेकर पुलिस ने पूरी मुस्तैदी के साथ कोरोना से लोगों को बचाने के लिए सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। गलियों मोहल्लों से बाजार की ओर आने जाने वालों को रोकने के लिए चौराहों के अलावा प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस ने लोगों से कहा है कि अगर आप घरों पर रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को अगर गंभीरता से नहीं ले रहे हैं तो फिर पुलिस को अपनी भाषा में भी बात करना आता है। लोगों ने पुलिस की सख्ती और चेतावनी को गंभीरता से लेकर घरों पर ही जाना मुनासिब समझा। इसका असर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, आगरा, मथुरा, एटा, मऊ, बुलंदशहर, हापुड़, हाथरस, अलीगढ़ के अलावा अन्य जनपदों में भी देखने को मिला। देश जहां महामारी से गुजर रहा है तो वहीं कुछ युवा इसको हल्के में भी ले रहे हैं। जी हाँ, हम इस समय खड़े हैं शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर। कोरोना वायरस को लेकर इंडिया में महामारी फैली हुई है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी लोगों से अपील की है कि लोग बिना वजह घरों से न निकलें और वो घरों में ही रहें। लेकिन इसका असर शिकोहाबाद में बहुत ही कम देखने को मिला है। यहाँ युवा लोग सड़कों पर बेमतलब घूमते नजर आए। अब बात करें रेलवे स्टेशन की, तो किसी समय यहाँ रेलवे स्टेशन हजारों यात्रियों से गुलजार रहता था, आज वहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। ट्रेनों का आवागमन बंद है। सिर्फ आवागमन का माध्यम सिर्फ मालगाड़ी है। इससे ही लोग अपने गंतव्य को आ जा सकते हैं। अगर जनता ने प्रधानमंत्री की बात पर कोई गौर नहीं किया और अपनी मनमानी पर उतारू रहे तो एक दिन स्थिति और भयानक हो सकती है। न्यूज इन इंडिया के लिए गगन बिहारी, फिरोजाबाद। कोरोना वायरस के चलते 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन के बाद दिल्ली के लोगों को जरूरी सामानों की कमी न हो, इसके लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। दोनों ने लोगों से अपील की है कि आप अपने घरों में रहें, परेशान ना हो। सभी जरूरत के सामानों की दुकानें बंद नहीं की जाएंगी। ऐसे में दुकानों पर भीड़ न लगाएं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद हमने कल देखा कि लोग जरूरी सामानों की दुकानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। मैं दोबारा लोगों से अपील करता हूं कि घबराकर खरीदारी मत कीजिए। मैं सभी को आश्वासन देना चाहता हूं कि जरूरी सामान की कोई किल्लत नहीं होगी। So in the Apex Committee meeting of this group, which has been meeting every day almost in connection with the coronavirus and how to deal with it. So at the outset we all congratulated the Prime Minister for his bold and decisive but unavoidable initiative, because given the situation that we are in, locking down was the only answer. How to implement this lockdown without adversely impacting people for their meeting their needs, all that was discussed in detail. Generally, we felt that number one, we should as effectively as possible implement the instructions given in the notification to Government of India, and accordingly our state level disaster management committee is also, from their office we are going to issue instructions for the benefit of the users and suppliers of services. While we would ensure effective implementation, we also felt that there was that we also want minimum inconvenience to the public, particularly to the lower strata of the society. During the lockdown, we would ensure that essential supplies are maintained,
How would we go about it? Details have been worked out. We are going to have nodal officers who will be available, and we would like to deliver whatever is needed, either telephonically or online, so that people are the inconvenience. It's bound to cause inconvenience to begin with, but we are trying to sort it out. Discussions have been held. Details of what we have discussed, I would request the Honorable Chief Minister to let you know. कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। सभी भारतवासियों की सेहत के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी था, और हम सब लोगों को मिलके अब दो काम करने हैं। एक तो ये कि किसी भी हालत में अपने घर से बाहर नहीं निकलना। कई बार हम अपने मन में तरह तरह के बहाने बना लेते हैं कि इस वजह से निकलना ज़रूरी है, मुझे उस वजह से निकलना ज़रूरी है। हम कोशिश ये करें कि हमें किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना। दूसरी चीज़, उसी वक्त जब एक तरफ हमें घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन जो ज़िंदगी की मूलभूत ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं कहूँगा कि दूध, सब्जियाँ, खाने का सामान, डेली टूथपेस्ट वगैरह इस तरह का सामान, और दवाइयों से संबंधित जितने भी, ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिसको एसेंशियल कमोडिटीज़ को सप्लाई करने वालों को तो निकलना पड़ेगा, और अगर आपको ख़रीदना है तो निकलना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के संदर्भ में केंद्र सरकार, एलजी साहब, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, हम सब लोग मिलके एक यूनिटी की तरह आपकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए काम कर रहे हैं, आपके एसेंशियल सप्लाईज़ देने के लिए काम कर रहे हैं, और इसमें हमने सब लोगों के सहयोग की उम्मीद है। दूसरी चीज़, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कल हम रात को प्रधानमंत्री जी के उद्घोषण के बाद हमने देखा कि 8 बजे के बाद से लाइनें लगने लगी दुकानों के ऊपर। तो जिस वजह से लॉकडाउन किया गया था वो लॉकडाउन का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लोग दुकानों में भीड़ करेंगे, आपस में इस तरह से इतनी भीड़ में जाएंगे तो वो लॉकडाउन का मकसद ख़त्म हो जाएगा, फिर कोरोना एक दूसरे से फैल जाएगा। तो आपको, मैं भी बैठा हूँ, एलजी साहब भी बैठे हैं, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपको एसेंशियल सर्विसेज की कमी किसी हालत में नहीं होने देंगे। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप पैनिक बाइंग मत कीजिए। ऐसी कोई भी अफवाह की अब कोई दुकान नहीं खुलेगी, दुकानें खुलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके इलाके तक सब्जी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके इलाके तक दवाइयाँ, दूध, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। दुकानें खुलेंगी, आप तक सारी ज़रूरतें पहुँचेंगी। दूसरी चीज़, जो लोग एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किराने की दुकान वाले, बिजली वाले, पानी वाले, सरकारी कई अधिकारी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सब्जी वाले, इन सब लोगों को पास देने की तैयारी की गई है। जिन लोगों के पास अपने आई कार्ड हैं, सरकारी हॉस्पिटल वालों के पास आई कार्ड होंगे अपने, जितने सरकारी कर्मचारी हैं एसेंशियल सर्विसेज में, बिजली वाले, पानी वाले, उनके पास अपने आई कार्ड होंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं उनके पास अपने आई कार्ड होंगे। मीडिया वाले हैं उनके पास अपने आई कार्ड होंगे। जिनके पास आई कार्ड नहीं है, जैसे मान लीजिए किराने वाला है, सब्जी वाला है, इन लोगों के पास आई कार्ड नहीं है, हम आज दोपहर तक या शाम तक एक हेल्पलाइन जारी कर देंगे। आप उस पर फ़ोन कीजिए, आपको हम तुरंत ई पास जारी कर देंगे। आप वो ई पास लीजिए और उसके बाद आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, आप अपनी दुकान के लिए सामान ला सकते हैं। कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो कि मिल्क प्लांट है जैसे, या दवाई बनाने की फैक्ट्री है जैसे, मास्क बनाने की फैक्ट्री है, सैनिटाइज़र बनाने की फैक्ट्री है, वेयर हाउसेज हैं, ये सब लोग भी ई पास लेके अपनी अपनी फैक्ट्रियां और अपने अपने ट्रांसपोर्ट का काम जारी रख सकते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से किसी को इस दिक्कत आए। पुलिस कमिश्नर साहब ने खुद अपने ऑफिस में एक हेल्पलाइन का नंबर दिया है। अगर आपको कहीं पुलिस से किसी तरह की दिक्कत आती है, आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आप वो नंबर नोट कर सकते हैं, 2346 9536
मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 23469536। ये नंबर सीधे पुलिस कमिश्नर साहब के दफ्तर का नंबर है और इसके ऊपर आपको अगर पुलिस से कहीं भी किसी तरह की दिक्कत आती है आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। हम पूरी तरह से प्रयत्न कर रहे हैं कि इस कोरोना की महामारी का ये जो 21 दिन का पीरियड है इसमें कोई भी भूखा ना सोए, उसके लिए तरह तरह के एफर्ट्स हम लोग कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से आप लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसकी कोशिश करेंगे, लेकिन ये बड़ा मुश्किल पीरियड है। परेशानियां होंगी, ऐसा नहीं हो सकती कि परेशानियां नहीं होंगी, परेशानियां होंगी, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर इसका मुकाबला करना है। दुनिया भर में कहर ढा रहे कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए पूरा देश 21 दिन तक लॉकडाउन कर दिया गया है। इस दौरान अगर बेवजह घर से निकले तो जेल हो सकती है। आगरा में पुलिस ने ऐसे 3 युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है जो शहर में सिर्फ सन्नाटा देखने को निकले थे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कई अन्य लोगों पर भी कार्रवाई की गई है। शहर में बाइक से निकले 3 युवकों को न्यू आगरा थाना पुलिस ने जेल भेज दिया है। कह रहे थे कि सन्नाटा देखने आए हैं। घर वापस जाने के लिए कहा तो पुलिस से उलझ गए। तीनों सरला बिहार और अमर बिहार के रहने वाले हैं। न्यू आगरा थाना प्रभारी ने बताया कि तीनों सड़क पर घूमने की वजह नहीं बता पाए और कई बार पूछने पर बोले ऐसे ही निकल आए थे कि सन्नाटा कैसा है। तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं बाइक पर घूम रहे भाजपा नेता को पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ दिया। वह सिकंदरा में घूम रहा था। उसके हाथ में मैं समाज का दुश्मन हूं पोस्टर देकर फोटो खिंचवाया। उसका कहना था कि वो लोगों को कोरोना से जागरूक करने के लिए जा रहा था। वहीं रामबाग का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक महिला दरोगा हाथ में डंडा लिए नजर आ रही है। एक युवक पैदल आता है, दरोगा ने उसे रोक लिया। उसके बाद उसे कान पकड़कर उठक बैठक करवाई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आगरा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर थाना न्यू आगरा में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें धारा 144 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इतना सब कुछ होने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि पिटेगा तभी तो घर में टिकेगा इंडिया। भाजपा के फिरोजाबाद सदर सीट से विधायक मनीष असीजा ने सोमवार को सीडीओ को पत्र भेजकर 5 लाख रुपए निधि से खर्च करके स्वयं अपने स्तर से कोरोना को लेकर सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स आदि संसाधनों की खरीदारी के लिए कहा था। जसराना के भाजपा विधायक रामगोपाल उर्फ पप्पू लोधी ने अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपए देने का पत्र सीडीओ को दिया है। इससे कोरोना से निपटने के लिए जरूरी संसाधनों की खरीद के बारे में लिखा है। वहीं सिकुहाबाद से भाजपा विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा ने सीडीओ को 5 लाख रुपए निधि से संक्रमण रोकने के लिए धनराशि को खर्च करने संबंधी पत्र सौंपा है। वहीं फिरोजाबाद सांसद चंद्रसेन यादव ने अपनी सांसद निधि से कोरोना वायरस को लेकर संसाधनों की खरीदारी के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं। इसके अलावा 5 लाख रुपए फिरोजाबाद के उन गरीबों और मजदूरों के लिए हैं जो फुटपाथ पर सो रहे हैं अथवा जिनके पास खाने को संसाधन नहीं है। वहीं जब इस बारे में स्थानीय लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा, किसी विधायक ने और किसी सांसद ने जो पैसा दिया है वो विकास निधि का पैसा दिया है। उन्होंने अपनी तरफ से, अपनी जेब से या अपनी सैलरी से कोई पैसा नहीं दिया है। विकास निधि का पैसा जो जनता के लिए उसने लगाना था, जनता का पैसा जनता के द्वारा जनता के लिए दिया गया था, वो ही उन्होंने लौटा करके इनको दे दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रदेश को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे घरों में ही रहें। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए एकांतवास बेहद जरूरी है। लोग परेशान न हो, जरूरत की हर चीज घर तक पहुंचाई जाएगी, लेकिन महामारी से निपटने के लिए लोगों को सरकार का सहयोग करना होगा। जरूरी है कि लॉकडाउन का पालन करें और घरों से बाहर न निकलें। हरियाणा में अब तक 18 पॉजिटिव केस रहे। इनमें 10 केस गुरुग्राम, 2 फरीदाबाद, 3 पानीपत, 1 पलवल, 1 पंचकुला और 1 सोनीपत से है। मौजूदा स्थिति देखें तो प्रदेश में इस समय
9,829 लोग मेडिकल सर्विलांस के दायरे में हैं। 129 संदिग्ध मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। 462 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 336 सैंपल नेगेटिव आए हैं। 111 सैंपल की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं चंडीगढ़। हम भी लगातार जो सूचनाएं आप लोगों को भेज रहे हैं, मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि सब लोग अक्षरशः उसका पालन कर रहे हैं। जैसे लॉकडाउन करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने 21 तारीख के भाषण में कही थी, तो उसको हम लोगों ने पालन करना शुरू किया है। और ये छोटा बड़ा विषय नहीं है, छोटा विषय नहीं है, एक बड़ा विषय है कि लगातार 21 दिन तक हमको अपने अपने घरों में बंद होकर के रहना पड़ेगा। असामान्य बात है, फिर भी हमारी संकल्प शक्ति के द्वारा ये सब पूर्ण हो रहा है। मेरे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। इक्का दुक्का लोग यदि इसका उल्लंघन भी करते हैं तो हमारी पुलिस उनको ठीक से समझाती भी है, और यदि छोटा बड़ा कोई एक्शन भी करना होता तो वो भी करते हैं। मैं उन सब बंधुओं से निवेदन करूंगा कि इसका पालन ये हमको करना है, क्योंकि अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, अपने प्रदेश और देश की सुरक्षा, सब लोगों की सुरक्षा, ये हमारे लिए पहला विषय है। हो सकता है इन दिनों में हमको छोटी मोटी कठिनाइयाँ भी आ रही हों, घर के अंदर जो सामान है वो समाप्त होने को हो, हमारी जो आवश्यकता है उसके अनुसार हमको उपलब्ध न हो रहा हो, लेकिन जितना है उसके हिसाब से हमको अपना काम चलाना है। और हमारा सारा सिस्टम आपको इन चीज़ों के लिए घर में पहुंचाने के लिए तत्पर है। हमने इसकी पूरी सप्लाई चेन, इसके ऊपर पूरा ध्यान फोकस किया हुआ है। हर चीज़ आपको घर में मिलेगी, चाहे वो राशन है, किराना है, दूध पाउडर है, तरल दूध है, सब्जियां हैं, दवाइयां हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमने अपनी ओर से व्यवस्था की है। एडमिनिस्ट्रेशन चुस्त दुरुस्त लगा हुआ है। कभी कोई कठिनाई भी आती है तो ये मानकर कि हम खाएंगे पिएंगे तो जीवन जीने के लिए खाना पीना है, खाने पीने के लिए नहीं जीना है। हमने जीवन जीने के लिए खाना पीना है, जितना आवश्यक है उतनी उसकी उपलब्धता ये होती रहे। 21 तारीख तक इसमें हम काम करेंगे। फिर भी इस सारे काम में प्रशासन के साथ साथ सहयोग करने के लिए हमने एक अपील की थी कि वॉलंटियर्स भी अपने आप को रजिस्टर करें। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले 4 दिनों से जब से रजिस्ट्रेशन खुला है, लगभग 33,000 लोगों ने अपने आप को वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर किया है, जिसमें 546 तो डॉक्टर्स हैं, 255 नर्सेज हैं, 1108 पैरामेडिकल्स हैं। होम डिलीवरी के लिए जो सहायक जिन्होंने अपने आप को तैयार किया है और रजिस्टर किया है, ऐसे 4,700 हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कम्युनिकेशन, ये भी एक बड़ा काम है, लोगों को इंस्पायर करना, परस्यू करना कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें। इसके लिए 5,700 लोगों ने, पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए भी इतने ही 5,700 लोगों ने अपनी ऑफ़र जो है वो दी है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए 6,200 लोगों ने अपने आप को ऑफ़र किया है। हमारे जिला प्रशासन सब जगह इन वॉलंटियर्स को जहाँ जहाँ जितनी जितनी आवश्यकता है वो उनका उपयोग करेंगे। उनको सबको ये निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना के खिलाफ इस युद्ध को हम लोगों ने मिल करके लड़ाई लड़नी है, ताकि हम आने वाली 14 अप्रैल तक 21 दिनों का ये जो लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन को सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में, मंत्र के रूप में बदलते हुए हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, ताकि इसको हम मुकाबला कर सकें। कुछ बातें इसके लिए मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि सबसे पहला विषय किसानों के संबंध में मैं कहना चाहूँगा। किसान इस समय उनको लगता है कि उनकी फसल जो है वो कहीं ना खरीदी जाए, क्योंकि फसल तैयार खड़ी है और तैयार फसल वर्ष भर की उनकी जो कमाई है, वर्ष भर का जो उनका साधन यापन है, वो इसी में से ही बन के निकलने वाला है। तो उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं करने की आवश्यकता। हम फसल का एक एक दाना ये खरीदने के लिए हम, यानी एक प्रकार से योजना सारी हमारी बन गई है कि हम थोड़ा इसमें डिले हो सकता है, थोड़ा इसमें देरी हो सकती है, क्योंकि जैसा हमको पता है कि 14 अप्रैल तक ये करना संभव नहीं है। इसलिए हमने इसकी तिथियों के अंदर परिवर्तन करके कि जो प्रोक्योरमेंट है, सरसों की प्रोक्योरमेंट 15 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी, और इसी प्रकार गेहूं की जो प्रोक्योरमेंट है वो भी 20 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी।
अगर सब परिस्थितियाँ सामान्य रहती हैं तो हम इन तिथियों पर अपना प्रोक्योरमेंट का काम शुरू कर देंगे। उस समय तक हमें अपना जो स्टॉक है, चाहे सरसों का है चाहे गेहूं का है, क्योंकि पकी फसल को खेत में नहीं छोड़ा जा सकता, हम अपने घरों में कैसे स्टॉक कर सकते हैं, जितना संभव है, जितनी हमारी क्षमता है उसको अपने घरों में स्टॉक करें। और जहाँ लगता है कि हमें हमारी स्थिति में, हमारी क्षमता में कोई कठिनाई है, तो इसके लिए मार्केटिंग बोर्ड के जो लोगों को हमने इंस्ट्रक्शन दे दी है कि वो कोई भी व्यवस्था करने में हमारा सहयोग करें, हमारी सहायता करें। और इसके लिए जितनी देरी होगी हम निश्चित रूप से इसका एक इंसेंटिव ये भी घोषणा करने वाले हैं। केंद्र सरकार को हमने लिखा है कि वो इसके लिए किसानों के लिए एक इंसेंटिव की योजना ये बनाए, और मुझे लगता है कोई ना कोई योजना बहुत जल्दी बनेगी। प्रदेश की ओर से भी हम उस योजना के साथ जोड़ करके कोई योजना बनाएंगे ताकि आपको उसके लिए कोई कठिनाई न सहनी पड़े। बैंकों में जहाँ तक पैसा जमा कराने की बात है, हमने केंद्र सरकार को ये भी एक निवेदन किया है कि 15 अप्रैल की बजाय इसका समय थोड़ा और बढ़ाया जाए ताकि किसानों को अपनी फसल बेचकर आने वाला जो पैसा है वो बैंकों में जमा करा सकें, और उस समय तक का जो ब्याज की जो माफ़ी है केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, दोनों की बढ़े हुए समय के हिसाब से ही उसकी व्यवस्था की जाएगी। बहुत से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो एक प्रकार से इस स्थिति को जूझ रहे हैं, एक युद्ध की तरह जूझ रहे हैं, और उस युद्ध में उनका उद्देश्य हमको सबको सुरक्षित करना है। उस युद्ध के अंदर जैसे सेना अपने मोर्चे पर काम करती है, उसी प्रकार से वो सब भी लोग लगे हुए हैं। अपनी चिंता न करते हुए हमारी सबकी वो चिंता कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा दायित्व वो निभा रहे हैं, एक सेवा का काम कर रहे हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि अपने आप को भी वो रिस्क में डाल करके वो हम सबकी सेवा कर रहे हैं। इनकी चिंता सुरक्षा करना भी हमारी अपनी जिम्मेवारी बनती है। उनके परिवारों की चिंता भी हम लोग करें, और जहाँ जहाँ जो रहते हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई न आने दें उनके परिवारों को। एक घोषणा मैंने पीछे की थी कि इनको जो लोग इस प्रकार के काम में लगे हैं बस्तियों में अथवा जहाँ भी आवश्यकता है अस्पतालों में, बाकी सब जगह, तो जो भी ऐसे कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी एक्स ग्रेशिया 10 लाख रुपए की घोषणा मैंने की थी। उसके लिए विचार किया है कि इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए, और ताकि जो बिल्कुल कोविड आइसोलेशन वार्ड्स में या फिर कोविड टेस्टिंग लैब्स में, जो टेस्टिंग लैब्स हैं उनमें काम करने वाले इन लोगों को उसका राशि उसकी बढ़ाई जाए। तो हमने विचार करके डॉक्टर्स के लिए ये राशि 50 लाख रुपए की है, नर्सेज के लिए ये राशि 30 लाख रुपए, और बाकी सभी कर्मचारी चाहे वो पक्की नौकरी पर कार्यरत हैं या अनुबंध पर कार्यरत हैं, एक्स ग्रेशिया की राशि कोई दुर्घटना के कारण से यानी कोई ऐसा भगवान न करे कोई कठिनाई आती है तो ऐसे सब लोगों के लिए 20 लाख रुपया कर दिया गया है, ताकि जो लोग इस वार्ड्स के अंदर पॉजिटिव पाए जाने वाले जो लोग हैं, वहाँ वार्ड्स में जो उनकी इलाज चल रहा है, या फिर जो कोविड टेस्टिंग लैब में पॉजिटिव पाए जाने के ऊपर, ऐसी स्थिति में ऐसे कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को इस राशि का भुगतान किया, उनके परिवारों को इस राशि का भुगतान किया जा सके। जहाँ तक टेस्टिंग लैब का विषय है, प्रदेश में अभी 5 टेस्टिंग लैब्स ने काम करना शुरू किया है, और 3-4 दिन के अंदर 2 टेस्टिंग लैब और भी शुरू कर दी जाएंगी। प्रभु न करे यदि आवश्यकता हुई तो इन वार्ड्स को, इन टेस्टिंग लैब्स को और बढ़ाने की आवश्यकता होगी, वो भी बढ़ाई जाएगी। पर्याप्त मात्रा में जो वार्ड्स के अंदर बेड्स हैं, आइसोलेशन बेड्स लगभग 2500 इसकी व्यवस्था की जा चुकी है, और इसी प्रकार क्वारंटाइन के लिए भी 6500 बेड्स की व्यवस्था ये हमने की है। ऐसा एक व्यवस्था के नाते आपको ध्यान कराया जा रहा है। इसी प्रकार आखिर आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत सी समस्याएं ये हमको झेलनी पड़ेंगी। गरीब परिवार जो प्रतिदिन कमाता है, दिहाड़ीदार वाला व्यक्ति है, मजदूर है, छोटा दुकानदार है, इन सब लोगों की सहायता के लिए भी हम लोग योजना बना रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये योजना पहले से चला रखी है। इस योजना में अभी तक 12,56,000 इन परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और 4,000 रुपया एक मुश्त राशि इनको भेजनी शुरू की है। 2,76,000 परिवारों को
ये राशि भेजी जा चुकी है, लगभग 84 करोड़ 46 लाख रुपए अभी तक। इसके अतिरिक्त जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है वहाँ भी 3,85,000 लोग, इनको भी राशि 1,000 रुपया प्रति सप्ताह ये भेज दी जाएगी और हर सप्ताह ये राशि भेजी जाएगी। इसके अतिरिक्त भी बीपीएल के परिवार हैं या जो इन सूचियों में नहीं आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करने के भी अलग प्रावधान कर रहे हैं ताकि 1,000 रुपया प्रति सप्ताह उन सबको भी दिया जा सके। बहुत लोगों की सहायता करने की आवश्यकता रहेगी तो सरकार की ओर से एक रिलीफ फंड, हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड, इसकी स्थापना की गई है और इसमें भी बहुत लोग बहुत जेनरसली इसके अंदर अपना योगदान कर रहे हैं। अभी तक लगभग 2,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अपनी राशि का योगदान किया है। 5 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि इस समय तक इसमें आ चुकी है। इसका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंचकुला में खोला गया है। IFSC कोड है SBIN 0001509 और जो खाता नंबर है 39234755 बहुत से प्रचार माध्यमों से इस खाता नंबर की जानकारी आपको दी जाएगी। इनके जो लिंक हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे ताकि उस बैंक के सीधे लिंक पर जाकर के भी हम RTGS से उस पैसे को भेज सकते हैं। QR कोड और UPI अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये 2 तरीके और भी हैं जिन माध्यमों से कोरोना रिलीफ फंड में डोनेशन ये दी जा सकती है। जो एक विषय कि हम लोगों ने जो लोग वॉलंटियर इस नाते से काम करने के लिए फील्ड में जाएंगे उनसे उनकी पहचान ये पूछी जा सकती है पुलिस के द्वारा। हर व्यक्ति से जो बाहर घूमेगा, बाहर जाएगा या आउटसाइड पर घर से बाहर रहेगा, पहचान पूछना उनका दायित्व है। उसके लिए सभी ऐसे वॉलंटियर्स को या सरकारी अधिकारियों को पास दिए जाएंगे। आज ही सायकाल ई-पास सिस्टम की जानकारी सभी डिप्टी कमिश्नर्स को दे दी जाएगी ताकि ई-पास के माध्यम से हम उसमें रजिस्टर करके, चाहे मार्केट के किराना के लोग जो सप्लाई चेन वाले हैं वो अपने वॉलंटियर्स को रजिस्टर करें, अथवा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई जाएगी उनको भी ई-पास दिए जाएंगे ताकि उस ई-पास को डाउनलोड करके अपने आधार कार्ड के साथ हम अपने घर के बाहर जा सकेंगे। सप्लाई चेन के लिए जो लोग किराना, ग्रोसरी, मिल्क, केमिस्ट शॉप आदि इन सामान की सप्लाई करने के लिए जो अपने आप को ऑफर करेंगे, उन सब के लिए भी हमने एक व्यवस्था की है कि ऐसे सब किराना के लोगों को इनको हम लोग रजिस्टर करने के लिए एक वेबसाइट इसका लॉन्च कर रहे हैं और अभी उस वेबसाइट का लॉन्च ये मैं करने जा रहा हूँ। इस वेबसाइट का जो नाम है covidssharyana.in, COVID covidssharyana HARYANA.in, ये इसका IPL एड्रेस रहेगा। इसको खोल करके हम अपना रजिस्टर करने की जो बात आएगी उसमें ध्यान करें, 2 रजिस्ट्रेशन के उसमें आइकन होंगे। एक में किराना और मिल्क केमिस्ट शॉप रजिस्ट्रेशन है, दूसरे में वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन है। तो चाहे वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन करें, चाहे किराना और ये जो दुकानदार जिन्होंने सप्लाई करना वो उसमें रजिस्टर करेंगे ताकि उनकी जानकारी वो सब ग्राहकों को अथवा जिन लोगों को सामान चाहिए उनके पास उपलब्ध होगी। उनके इलाके के हिसाब से, मोहल्ले के हिसाब से उनकी सूचियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। जहाँ भी वो फ़ोन करेंगे वहाँ से उनको सामान वॉलंटियर के द्वारा उनके घर पर ये भेजा जाएगा। तो ये भी एक व्यवस्था मैनेजमेंट की हमने की है। पावर डिपार्टमेंट उनकी ओर से भी एक योजना बनाई गई है, चूँकि कैश काउंटर्स पर भीड़ लगने की एक संभावना ये हमेशा बनी रहती है, तो उन्होंने आज से अपने सब कैश काउंटर ये बंद किए हैं
और साथ ही एक सूचना दी गई है कि सभी कैशलेस तरीके से, डिजिटल तरीके से और अपने अपने बिलों का भुगतान करें। ये सब कंज्यूमर नेट बैंकिंग के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, बिल डेस्क, बीबीपीएस, नेफ्ट और आरटीजीएस इस माध्यम से बिलों का भुगतान कर सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद जो कैश काउंटर खुलने की बात आएगी वो सामान्य स्थितियां होने के बाद ही खुल पाएंगे। इस बीच में 14 अप्रैल से पहले जो लोग इस प्रकार के इंटरनेट के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से या डिजिटल माध्यम से अपनी पेमेंट करेंगे, उन्होंने एक सुविधा और दी है कि 2% बिल के ऊपर कटौती करके अगले बिल में और उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये एक छूट दे दी जाएगी। उसमें 20 रुपये से लेकर के अधिकतम राशि 100 रुपये तक का रिबेट ये मिलेगा, चाहे राशि कोई भी एक बिल की हो। 2% अर्थात मिनिमम 20 रुपये, अर्थात 1000 रुपये से नीचे के बिल 1000 रुपये तक वो सबको 2% का 20 रुपये मिलेगा और 5000 रुपये की राशि तक 100 रुपये मिलेगा और इससे ऊपर के सब बिलों के ऊपर 100 रुपये की कटौती ये अगले बिलों के अंदर कट करके आएगी। इसलिए निवेदन है कि हम लोग अपने घर बैठे हुए और ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट इसको करने का अभ्यास बनाएं ताकि डिपार्टमेंट को भी कठिनाई ना आए और हमको भी उसका जो छोटा रिबेट है वो मिल सके। आने वाले दिनों में मैं अपनी ओर से आपसे लगातार संपर्क बनाकर रखूँगा। संपर्क दो तरफा होना चाहिए, इसलिए आपकी ओर से भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई आती है, समस्या है, कोई शंका है, कोई सुझाव है, इन सब बातों के लिए हमने 2 हेल्पलाइन नंबर्स, फ्री हेल्पलाइन नंबर्स ये जारी किए हैं। उनके नंबर हैं, बहुत छोटे नंबर है, 4 अंकों के ही नंबर हैं दोनों। एक है 1075 1075 और दूसरा है 1100 1100। तो दोनों ही अंक 4 अंकों के ये नंबर हैं, सरल हैं याद करने में, इसलिए हम लोग इसके ऊपर कभी भी फ़ोन करके 24 घंटे दिन रात ये खुले रहेंगे। आपको डिस्ट्रिक्ट की कोई समस्या वहाँ की है उसकी भी जानकारी इसके माध्यम से आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को मिल जाएगी, वो आपके सहयोग के लिए हमेशा आएंगे। और प्रदेश स्तर पर भी कोई सूचनाएं होंगी तो हमारे तक पहुँचेंगी। हर एक विभाग की सूचना के बारे में इनको जानकारी दी जा सकती है ताकि संबंधित विभागों को बात पहुँचने के बाद आपकी समस्या का समाधान, आपका कोई भी शंका उसका समाधान यथाशीघ्र किया जा सके, इसका हम हर संभव प्रयत्न करेंगे। मैं अब आपसे अंत में निवेदन यही करता हूँ कि ये एक ऐसी लड़ाई है, एक ऐसा युद्ध है जिसको हम सब मिल करके यदि लड़ते हैं और जो इसका मूल मंत्र है वह है सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन से सोशल डिस्टेंसिंग, मैं इसको कहता हूँ LD to SD। LD अर्थात लॉकडाउन, SD अर्थात सोशल डिस्टेंसिंग। ये बना करके यदि रखेंगे तो हमारा संकल्प वो इस बात का प्रमाण होगा कि हम कोरोना को हरा कर छोड़ेंगे। कोरोना हरियाणा से हारेगा, भारत से भागेगा। कोरोना हरियाणा से हारेगा, भारत से भागेगा। ये हमारा संकल्प है और इसके आधार के ऊपर हम सब मिल करके अनुशासन से, संयम से, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का सहयोग करें, वॉलंटियर्स का सहयोग करें। वॉलंटियर्स के पास अपना पास होगा, ई-पास होगा, उनका एक आइडेंटिटी कार्ड होगा। कभी भी कोई आपको लगता है कि किसी की पहचान में दिक्कत आ रही है तो उसका ई-पास अथवा आइडेंटिटी कार्ड ये हम देख सकते हैं, मांग सकते हैं। कोई आवश्यकता पड़ने पर उसकी जानकारी अगर लगता हो तो इस हेल्पलाइन नंबर पर भी हम दे सकते हैं। इतना ही निवेदन करते हुए मैं आपको फिर पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हर चीज़ की उपलब्धता आपको घर बैठे होगी। ये 21 दिन का समय हमारे लिए ऐसा है कि अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण ये अवसर आया है, समय आया है। इसको अपने जीवन का हिस्सा मान करके हम संघर्ष कर रहे हैं। इस यादगार को नाते से भी हम रखेंगे, अपनी सुरक्षा के नाते याद रखेंगे और जीवन का ये मानना हो कि ये 21 दिन हमारे जीवन के कम हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने चूँकि टारगेट है, हमको अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने समाज की सुरक्षा, मानवता की सुरक्षा ये चाहिए, क्योंकि आज पूरा विश्व इससे जंग कर रहा है। ये आपसी कोई मतभेद का विषय नहीं है। आप सब मिल करके, सब मतभेदों से ऊपर उठ करके मिल करके इस काम को करें, यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप
कहां से आ रहे हो। बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।